नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग केवीएस प्राथमिक शिक्षक पीआरटी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान के पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस सामान्य ज्ञान के पार्ट 1 को आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, बिना टाइम गंवाएं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, उसके सामने यह भी लिखा हुआ है कि यह केवीएस पीआरटी की परीक्षा 2015 में यह पूछा गया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में मतलब कि जीएस के पार्ट 1 में हम लोगों ने 2016, 2017 और 2018 तीनों वर्षों के जो भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं वह सब हम लोगों ने कर लिए हैं। दोस्तों, आज हम लोग बाकी के बचे हुए मतलब कि 2011, 2013 और 2015 तीनों वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, यह सीरीज इसलिए महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखने के लिए कि दोस्तों आप इन प्रश्नों को देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि आपको जीएस में किस प्रकार के टॉपिक टच करने हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सत्य नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन है आईबीएम। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंसर नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, ये जो सत्य नडेला हैं यह भारतीय मूल के निवासी हैं। दोस्तों, इनका जन्म 1967 में हैदराबाद में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा भारत में फिलहाल कितने विश्व धरोहरों स्थलों को मान्यता प्रदान की गई? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 30, 32, 34 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब यह 2015 में यह प्रश्न पूछा गया होगा तब यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल को मान्यता दी गई होगी कुछ और होगी। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में देखना है, वर्तमान समय में देखना है कि कितने स्थलों को अभी तक यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है भारत में। तो दोस्तों आपको बताते चलें, वर्तमान में कुल 40 स्थलों को जो है यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। 40 स्थलों को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसमें से 7 प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल है। दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के 39वां और 40वां जो धरोहर स्थल है लास्ट के, ध्यान रखिएगा 39वां और 40वां कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो 39वां स्थल है वह है रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे हम लोग रामप्पा मंदिर भी जानते हैं, और दोस्तों इसकी अवस्थिति है तेलंगाना। 40वां स्थल जो है वह है हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा, ठीक है, जो कि गुजरात में है। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। यह करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा भारत में फिलहाल कितने विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों हम यह भूल जाएंगे कि यह 2015 में पूछा गया है प्रश्न। हम इस प्रश्न को वर्तमान समय के अनुसार देखेंगे दोस्तों। तो वर्तमान समय मतलब 2022 के लास्ट तक, अभी तक यूनेस्को के द्वारा फिलहाल भारत के 40 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों के सूची में जगह मिली है, जिसमें से 40वां अगर पूछा जाए कि कौन सा स्थल है तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है, उसको जो है वह जो है लेटेस्ट है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब से आकाशवाणी पर रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करना शुरू किया? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकाशवाणी पर रेडियो कार्यक्रम मन की बात स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्र को संबोधित करना शुरू किया था, जो कि वर्तमान समय में भी वह समय समय पर
राष्ट्र को संबोधित करते हैं मन की बात टाइटल से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मार्क जुकरबर्ग का संबंध किससे है? तो दोस्तों बताना है कि मार्क जुकरबर्ग जो हैं वह किससे संबंधित हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह प्रश्न भी KVS PRT 2015 के पेपर में पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग जानते होंगे कि मार्क जुकरबर्ग जो है वह फेसबुक से संबंधित हैं। ठीक है, उन्होंने जो जुकरबर्ग हैं इन्होंने 2004 से फेसबुक को प्रारंभ किया था। ठीक है, और दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर नया यह प्रश्न बनता है कि फेसबुक का नाम अब क्या कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, फेसबुक का नाम, नया नाम क्या है अब, वह है मेटा। ठीक है, आप सभी को ध्यान होगा वह नाम है मेटा। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि फेसबुक का नया नाम मेटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है HDFC, बी ऑप्शन है ICICI, और सी ऑप्शन है IDBI बैंक, और डी ऑप्शन है फेडरल बैंक। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला बैंक है वह है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा IDBI बैंक। दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो रहता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। दोस्तों ध्यान रखना है, इसका जो गठन हुआ था सन 1964 में इसका गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा 1964 में इसका गठन हुआ था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा IDBI बैंक का गठन सन 1964 में हुआ था और यह बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट आपको प्रश्न से ही बनता है, आपको ध्यान रखना है कि माउंट किलिमंजारो जो है वह सबसे ऊंचा पर्वत है कहाँ का? अफ्रीका महादेश का। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अब हमें देखना क्या है कि यह किस देश में स्थित है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों तंजानिया में माउंट किलिमंजारो स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेलंगाना भारत का राज्य है। तो बताना है कि तेलंगाना जो है भारत का कौन से नंबर का राज्य है, कौन से नंबर में बना है ये। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 26वां, 27वां, 28वां और 29वां। तो दोस्तों सभी लोग जानते होंगे कि तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 29वां। दोस्तों आपको यहाँ पे बताते चलें कि जो है भारत में वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछ सकता है। तो अगर जो टोटल पूछे तो टोटल हैं आपके 36, दोनों को मिलाकर, केंद्र शासित प्रदेशों को और प्रदेशों को मिलाकर 36 हैं, जिसमें से 28 जो हैं राज्य हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो आपको दोनों ये संख्याएं ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्निकोमीटर का संबंध किस खेल से है? ठीक है, स्निकोमीटर का संबंध किस खेल से है? तो आपको यहाँ पर इस प्रश्न को देख के नया वर्ड स्निकोमीटर यहाँ पे लग रहा होगा। दोस्तों बताते चलें कि आपको खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दकोश भी ध्यान रखना होगा। खेलों से संबंधित जो भी शब्द रहते हैं उनको एक नज़र से देखना होगा, और किन खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पूछ सकता है। तो इस प्रश्न में 4 आंसर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है टेनिस, बी ऑप्शन है क्रिकेट, सी ऑप्शन है हॉकी, डी ऑप्शन है फुटबॉल। तो दोस्तों यह जो स्निकोमीटर है यह क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग जो है इस जो स्लो मोशन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जब जो है गेंद बल्ले को छूता है। ठीक है, जब जैसे कि आप रिव्यू देखते हैं, जब रिव्यू लिया जाता है तब वहाँ पर इसका स्निकोमीटर का प्रयोग किया जाता है कि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ है कि नहीं। तो उसको क्या करते हैं, गेंद को बहुत ही स्लो मोशन में देखते हैं, मंद गति से प्रदर्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना में कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य आते हैं या 6 राज्य आते हैं या 7 या 5?
तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है। तो दोस्तों बता दें आपको, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है इसमें 6 राज्य आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ बताते चलें कि जो 6 राज्य हैं वह कौन कौन से हैं। तो 6 राज्य के नाम आप ध्यान रखिएगा। पहला तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान, पांचवा है गुजरात, छठा महाराष्ट्र। ठीक है, एक बार फिर से हम बता दें, यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 6 राज्यों के नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हाथियों के लिए पहला विशिष्ट अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों यह जब 2015 में प्रश्न पूछा गया होगा तो यह उस समय के करंट में रहा होगा प्रश्न 2015 में। लेकिन दोस्तों अब यह यहाँ पे जीएस के लिए कैसे बन गया है, यह है कि हाथियों के लिए पहला विशिष्ट अस्पताल जो है खोला गया। तो यह पहला जो करके पहला जो भी चीज़ होती है वह फिर सामान्य अध्ययन का विषय बन जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें मथुरा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हाथियों के लिए मथुरा में एक विशिष्ट अस्पताल की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार या टावर द इन्फिनिटी टावर स्थित है। तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई जो मीनार है या टावर है वह द इन्फिनिटी है। ध्यान रखिएगा, वह कहाँ स्थित है पूछ रहा है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई। या जो द इन्फिनिटी टावर है यह दुबई में स्थित है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे दुबई जो है यूएई का एक शहर है, यूएई में स्थित है दुबई। दुबई जो है यूएई में एक है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो है सन 2013 में हुआ था द इन्फिनिटी का, और यह जो है उद्घाटन से पूर्व इसका नाम जो था वह था सयान टावर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, या 11 नवंबर को, या 8 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अब बात आती है कि यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों पूछ सकता है कि इसकी स्टार्टिंग या इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी स्टार्टिंग सन 2008 से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना की अंतिम जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है। दोस्तों यह प्रश्न 2013 के केवीएस पीआरटी में पूछा गया था। दोस्तों हम सभी को जीएस में जनसंख्या टॉपिक भी टच करना है, ध्यान देना है। मुख्य उसके जो फैक्ट हैं, मेन फैक्ट हैं, उनको ध्यान रखना है, जैसा कि लिंगानुपात, जनघनत्व, इस टाइप के पॉइंट जो है टच करने हैं। तो दोस्तों बताना है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940। दोस्तों मेन जो रहता है इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। मेन जो इसके जो अंतिम आंकड़े आए थे उसमें जो है मेन लिंगानुपात था 943। ठीक है, 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं, इसका मतलब यह हुआ लिंगानुपात। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि 943 के आसपास का ऑप्शन 940 मिल रहा है तो इसमें 940 टिक किया गया। अगला प्रश्न, एनडीएमए का पूरा नाम है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है एनडीएमए का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दोस्तों यह जो है इसकी स्थापना 23 दिसंबर सन 2005 में की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र स्तर पर इसका अध्यक्ष जो होता है वह पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, और राज्य स्तर पर
संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं आपको कि एनडीएमए का पूरा नाम क्या होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 2005 में। और पूछा जाए केंद्र स्तर पर इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो केंद्र स्तर पर पीएम होंगे और राज्य स्तर पर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर सीएम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकप्रिय मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया किस देश से संबंधित है। दोस्तों नोकिया जो है वह फिनलैंड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 4 ऑप्शन है, सीआरपीएफ, बीएसएफ या असम राइफल या आईटीबीपी। तो दोस्तों आपको बता दें भारत का जो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है वह है असम राइफल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी असम राइफल। दोस्तों अब असम राइफल के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों या पहली बात तो यह कि यह सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। दूसरी बात यह कि इसका जो गठन वर्ष है दोस्तों वह है 1835। ठीक है, लेकिन 1835 में इसे असम राइफल के नाम से नहीं जाना जाता था। तब किस नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखिएगा इसे 1835 में कछार लेवी नाम से जाना जाता था और कछार लेवी के नाम से ही इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं कि असम राइफल नाम इसका कब पड़ा। सन 1917 में इसका असम राइफल नाम कर दिया गया, कछार लेवी से असम राइफल नाम कर दिया गया। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह मुख्यालय है शिलांग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय शिलांग में है। असम राइफल जो है उत्तर पूर्वी भारत की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रों को और राज्य सरकारों को दोनों को जो परामर्श देता है वह संस्था है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी निम्नलिखित में से क्या लेते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को सुक्रोज प्रदान किया जाता है। दोस्तों सभी को पता होगा सुक्रोज जो है कार्बोहाइड्रेट का रूप है जिससे कि तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दोस्तों भारत में जो चिश्ती सिलसिला है उसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय ध्वज में बने चक्र में कितनी डंडियां होती हैं। दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। इन डंडियों का मतलब जो है, कुछ लोग बोलते हैं चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो ध्यान रखिएगा तीलियां और डंडियां उनका सेंस एक ही है। तो दोस्तों सभी को पता होगा, आसान सा प्रश्न है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक चक्र में, भारत के चक्र में, ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक बिंदु यहाँ पर और देख लेते हैं दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो वह डेट और सन आपको याद रखना है, 22 जुलाई, ध्यान रखिएगा 22 जुलाई सन 1947 को हमारे तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है नेत्रदान में आँख के किस भाग का प्रयोग होता है। दोस्तों जब नेत्रदान किया जाता है
तो किस भाग को उसमें से लिया जाता है, मेन इंपॉर्टेंट कौन सा भाग रहता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्निया। मेन जो भाग रहता है नेत्रदान में जो लिया जाता है वह होता है कार्निया। ठीक है दोस्तों, कार्निया जो है वह आँख की एक ऐसी परत होती है जिससे होकर प्रकाश जो है, लाइट, नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, देखिए बहुत लोग अंधे हो जाते हैं या सुना होगा कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो उसका कारण यही होता है कि जो कार्निया होती है वह सूख जाती है, जिसके कारण जो है मनुष्य को अंधापन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा और यह कई एग्जाम में आया भी है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या होती है 46। जोड़ी में बोला अगर कि कितने जोड़ी होती है तो ध्यान रखिएगा 23 जोड़ी होती है, क्योंकि एक जोड़ी में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जोड़ी में पूछेगा तो 23 और ऐसे डायरेक्ट संख्या पूछ लेगा तो आपका 46। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्रमिक क्षेत्रों में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष या जो भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो संसद के 2 क्रमिक सत्र होते हैं, लगातार जो 2 सत्र जो आयोजित किए जाते हैं, उनमें जो टाइम पीरियड गैपिंग होती है, जो समय अंतराल होता है वह 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि संसद को जो है साल में कम से कम 2 बार सत्र का आहूत होना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है। दोस्तों सभी लोग जानते होंगे कि हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो टोटल कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है आपको बता देते हैं। टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट आप नोट करिएगा। पहली बात तो आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में, अनुसूची पूछे तो 8वीं हो जाएगी। और कितनी भाषाओं को, तो टोटल 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी आदि भाषाएं हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं कि इसमें पूछता है कि इनमें से किस भाषा का नाम नहीं है 22 भाषाओं में। तो दोस्तों संस्कृत भी है, सिंधी भी है, उर्दू भी है, लेकिन जो राजस्थानी है इस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी भाषा को ऐड नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई प्रश्नों एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा 31 मई, ऑप्शन नंबर ए। 31 मई को विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है या वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 2022 की थीम भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि दिवस भी पढ़ने हैं, डे और उनकी थीम भी पढ़नी है। तो जो तंबाकू दिवस जो मनाया गया है 2022 की जो इसकी थीम है वह है तंबाकू पर्यावरण के लिए खतरा। केवल बस इतना ध्यान रखना है, तंबाकू पर्यावरण के लिए खतरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न सेम ऐसे ही पूछा गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इतना समझने के लिए आप बोल सकते हैं कि किस पठार को दुनिया की छत कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत के पठार को या तिब्बत को जो है दुनिया की छत कहा जाता है। दोस्तों तिब्बत के पठार को दुनिया की छत कहते हैं। तो दोस्तों इसकी जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 4500 मीटर है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 4500 मीटर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है, आपको आपके लिए हिंट है कि जितने भी
इंस्टीट्यूशन हैं उनकी स्थापना कब हुई है और उनके मुख्यालय कहाँ हैं, आप लोगों को याद करने हैं, जैसे कि WHO, WTO, UNO आदि आदि। तो दोस्तों इसमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना जो है सन 1863 में की गई थी। ठीक है, और जिनेवा कहाँ है? जिनेवा आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति का अधिकार है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है कि निदेशक सिद्धांत है कि कानूनी अधिकार है कि सामाजिक अधिकार है? आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संपत्ति का अधिकार जो है वह कानूनी अधिकार। दोस्तों आपको बता दें यह जो संपत्ति का अधिकार है वह मूल रूप से संविधान के भाग 3 में, कौन से भाग में? भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका भाग था। ठीक है, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में भाग 3 से इसको हटाकर जो है भाग 12 में संपत्ति के अधिकार शीर्षक के तहत एक नया अनुच्छेद 300A ध्यान रखिएगा 300A जोड़कर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो दो चीज़ें ध्यान रखना है, इसे किस संविधान संशोधन से मूल अधिकारों से या मौलिक अधिकारों से हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 3 से या मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे भाग 12 में संपत्ति के अधिकार शीर्षक के तहत आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान का संशोधन कर सके? बहुत ही सरल प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन की बात कही गई है। ठीक है, तो दोस्तों यह आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपके जीएस पोर्शन से जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न थे 2011 से 2018 तक, जितने भी पीआरटी के प्राथमिक शिक्षा परीक्षा के जो पेपर हुए हैं वह सभी जो है यहाँ पर प्रश्न समाहित किए गए। दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ध्येय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।